नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। हानि एवं क्षति समझौते के साथ COP27 का समापन हुआ। जानेंगे बाकी मामलों पर कितना आगे बढ़ी दुनिया। न्यूज नाइट में होगी विशेष चर्चा। तो वहीं गुजरात में प्रचार को प्रधानमंत्री ने दी धार। धुआंधार प्रचार का दूसरा दिन। देखेंगे राजनीतिक पार्टियों के प्रचार के रंग। दिखाएंगे आपको इफ्फी के रंग सिनेमा के संग। हो गई शुरुआत 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की। क्या है खास इस संस्करण में? इसी के साथ होंगी देश, दुनिया और खेल की बाकी खबरें भी, लेकिन सबसे पहले अभी तक की सुर्खियां। गुजरात में चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद की 4 रैलियां। रिकॉर्ड मतदान का किया आह्वान। कांग्रेस की यात्रा में मेधा पाटकर के साथ चलने पर बिना नाम लिए राहुल गांधी पर साधा निशाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी के लिए गुजरात में जमकर किया प्रचार। 2 चुनावी रैलियों को किया संबोधित। अन्य दलों ने भी तेज किया प्रचार। आप नेता अरविंद केजरीवाल का हलवल में रोड शो। कांग्रेस का भी प्रचार अभियान जारी। दिल्ली में एमसीडी के लिए धीरे धीरे चढ़ने लगा चुनावी पारा। भाजपा का 14 स्थानों पर एक साथ विजय संकल्प रोड शो। राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने की शिरकत। कांग्रेस को लगा करारा झटका। महाबल मिश्रा ने थामा आपका दामन। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के 53वें संस्करण का रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुभारंभ। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, IFFI को कंटेंट क्रिएशन, फिल्म निर्माण और शूटिंग के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन बनाना है लक्ष्य। चिरंजीवी को फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार। हानि और क्षति कोष गठन पर सहमति के ऐतिहासिक समझौते के साथ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन समाप्त। कोष से संवेदनशील विकासशील देशों को हुए नुकसान की भरपाई में मिलेगी मदद। भारत ने फैसले का किया स्वागत। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, दुनिया को करना पड़ा लंबा इंतजार। कर्नाटक के मंगलुरु में एक ऑटो में हुए विस्फोट मामले की तेज हुई जांच। NIA और अन्य एजेंसियों ने किया घटनास्थल का दौरा। मुख्यमंत्री ने आतंकी घटना की जताई आशंका। कहा, आरोपी के आतंकी समूह से जुड़े हो सकते हैं तार। फुटबॉल के महाकुंभ फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 आज से शुरू। 18 दिसंबर तक चलने वाले टूर्नामेंट में खिताब के लिए भिड़ेंगी 32 टीमें। मेजबान कतर और इक्वाडोर के बीच होगा टूर्नामेंट का पहला मुकाबला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उद्घाटन समारोह में किया भारत का प्रतिनिधित्व। सूर्या के तूफान में उड़ी कीवी टीम। भारत ने दूसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड को दी 65 रन से शिकस्त। सूर्य कुमार ने 11 चौके और 7 छक्के की मदद से 51 गेंद पर बनाए नाबाद 111 रन। नेपाल में संसद और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव के लिए वोट डाले गए। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान काफी हद तक रहा शांतिपूर्ण। अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगी मतगणना। गुजरात में पहले चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। 89 सीटों पर 1 दिसंबर को चुनाव होना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव न केवल अगले 5 साल के लिए है, बल्कि ये तय करेगा कि गुजरात 25 साल बाद कैसा दिखेगा। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रचार अभियान को धार देने के लिए राज्य का दौरा कर रहे पीएम मोदी ने रविवार को धुआंधार रैलियां की। वेरावल, धोराजी, अमरेली और बोटाद में जनसभाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विकास के आकाश में गुजरात की ऊंची उड़ान का जिक्र किया। पीएम ने जनता से अपील की कि राज्य की कमान फिर से भाजपा को सौंपी जाए। वेरावल में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से रिकॉर्ड तोड़ मतदान करने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि आज गुजरात का तट फल फूल रहा है। गुजरात के बंदरगाह हिंदुस्तान की समृद्धि का द्वार बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास के लिए बेहद गंभीरता के साथ काम किया है। उन्होंने विकास के सफर को जारी रखने के लिए जनता से फिर जनादेश मांगा। धोराजी में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा का एक ही लक्ष्य है कि हमारा गुजरात विकसित और समृद्ध बने। राहुल गांधी की यात्रा में मेधा पाटकर के शामिल होने की ओर इशारा करते हुए पीएम ने कांग्रेस पर सवाल उठाए। आ नर्मदा અમારા કચ્છ કાઠિયાવાડના લોકોને પીવાના પાણી માટેની એક જ જગ્યા હતી। એ નર્મદાનું પાણી 3 દાયકા સુધી રોકી રાખ્યું, કોર્ટ કચેરીઓમાં ધસડી ગયા, મુસીબતો કરી અને પાણી ન પહોંચાડવા માટેના બધા આંદોલનો કર્યા, બદનામ કર્યું ગુજરાતને। દુનિયાભરમાંથી કોઈ પૈસા ના આપે ગુજરાતને, વર્લ્ડ બેંક પૈસા ના આપે, આવું બધું કર્યું। એ બહેન જે આંદોલન ચલાવતા ને એમના ખભે હાથ મૂકીને ગઈકાલે કોંગ્રેસના એક નેતા પદયાત્રા કરી રહ્યા હતા। पीएम मोदी ने अमरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अमरेली जिला समुद्री व्यापार का एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है, जो इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि गुजरात की कृषि विकास दर कभी माइनस में हुआ करती थी, लेकिन भाजपा सरकार की मेहनत का परिणाम है कि आज वो दर दहाई अंक में पहुंच गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बोटाद की रैली में भी भाजपा द्वारा राज्य में किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार के अपने बेहद व्यस्त दिन की शुरुआत सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करके की। पीएम मोदी ने शिव जी का पंचामृत अभिषेक किया। उन्होंने जल, दूध, दही, शहद, शक्कर से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक किया। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ के शिखर पर पताका भी चढ़ाई। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर के परिसर में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। उन्होंने निझर और डेडियापाड़ा विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं की। अमित शाह ने राज्य की भाजपा सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने भाजपा के लिए फिर से जनादेश मांगा। उधर आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल सहित कई नेताओं ने प्रचार में हिस्सा लिया। आपके राष्ट्रीय समन्वयक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हलोल में रोड शो किया। दिल्ली एमसीडी चुनाव का प्रचार हर दिन पकड़ रहा है रफ्तार। बीजेपी ने 14 स्थानों से होते हुए रोड शो किया, तो वहीं सार्वजनिक रैली के दौरान पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता महाबल मिश्रा एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित सभी दल और उम्मीदवार मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अपने जनसंपर्क अभियान को तेज करते हुए भाजपा ने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में विजय संकल्प रोड शो किया। ये रोड शो 14 स्थानों पर हुआ, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और सांसद शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तम नगर में विजय संकल्प रोड शो में हिस्सा लिया, तो केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह शहीद भगत सिंह कॉलेज से चिराग दिल्ली तक विजय संकल्प रोड शो में शामिल हुए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आम आदमी पार्टी पर करारा हमला बोला। किस प्रकार ढोंग करके आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को ठगा, इतने वर्षों तक ठगते रहे। हम तो ये कहेंगे कि आम आदमी को पार्टी को हटाने से ज्यादा जरूरी है कि जो फेक आदमी पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी फेक आदमी पार्टी है, जिससे दिल्ली को बचाया जाए। जब ये आए थे कह रहे थे हम जमुना की सफाई करके दिखाएंगे, अब जमुना इतनी दूषित हो गई। जब ये आए थे तो ये कह रहे थे कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, इन्होंने दिल्ली को दिल्ली भी नहीं रहने दिया। तो इनसे बचाना, इस फेक आदमी जो हौसले वाली पार्टी है, इससे बचाना और 24 घंटे बजाय इसके कि जनता का काम करे, जनता की सेवा करे, केवल और केवल षड्यंत्र रच रहे। भाजपा ने आम आदमी पार्टी को घेरते हुए आंगनवाड़ी महिलाओं के साथ वादा खिलाफी और बदसलूकी का आरोप लगाया।
भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रमुख आदेश गुप्ता ने एक वीडियो ट्वीट करके लिखा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आंगनवाड़ी महिलाओं से जो वादे करके भूल गए थे, आज उसको याद दिलाने जब वो कार्यकर्ता उनकी पहाड़गंज सभा में पहुंची, तो उन महिलाओं का स्वागत केजरीवाल ने इस तरीके से करवाया। इन महिलाओं के साथ धक्का मुक्की, बदसलूकी आपकी ओछी मानसिकता को दर्शाती है। भाजपा आम आदमी पार्टी पर सत्येंद्र जैन को लेकर भी हमलावर है। केजरीवाल के मंत्री जैन के ताज़ा वीडियो के बाद भाजपा ने सवालों की बौछार कर दी। सत्येंद्र जैन की बर्खास्तगी के साथ साथ जो लोग जेल में आ रहे हैं उनकी आइडेंटिटी को दिल्ली के सामने लाया जाए, तभी इस केस में जो दिल्ली के लूटने वालों का असली चेहरा है वो सामने आएगा। और हमें पूरा विश्वास है कि एक सांसद के पत्र लिखने के बाद जेल के कमरे में, कैदी के कमरे में इस प्रकार से हो रही मीटिंग्स का दूध का दूध, पानी का पानी और सच सामने आना चाहिए। उधर आम आदमी पार्टी का प्रचार अभियान भी जारी है। आपने रविवार को कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में उनकी एक सार्वजनिक रैली के दौरान पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता महाबल मिश्रा एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। पश्चिमी दिल्ली के पूर्व लोकसभा सदस्य और द्वारका विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे मिश्रा को 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मिस्र के शर्म एल शेख में हानि एवं क्षति समझौते पर सहमति के ऐतिहासिक फैसले के साथ संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन रविवार को संपन्न हो गया, लेकिन सभी जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल बंद करने समेत अन्य अहम मामलों पर स्कॉटलैंड में 1 साल पहले हुए समझौते की तुलना में बहुत कम प्रगति देखने को मिली। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में 2 हफ्ते तक चली माथापच्ची के बाद आखिरकार उस ऐतिहासिक समझौते पर सहमति बन गई, जिसके तहत जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान के लिए गरीब देशों को भुगतान किया जाएगा। वार्ताकार हानि और क्षति कोष गठित करने पर सहमत हो गए हैं। वार्ताकारों का मानना है कि कोष जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील विकासशील देशों को हुए नुकसान की भरपाई करने में मदद करेगा। इस फंड के जरिए जलवायु परिवर्तन की समस्या को दूर करने की कोशिश की जाएगी। ये सौदा बड़े समझौते का हिस्सा है और लगभग 200 देशों के वार्ताकारों ने इसे लेकर मतदान किया है। विकसित देश ऐतिहासिक रूप से जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख तौर पर जिम्मेदार माने जाते हैं और आने वाले समय में उन्हें इसका भुगतान करना होगा। इसी डर से अमीर देश अब तक इस कोष के गठन पर चर्चा के आयोजन का विरोध करते रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में पाकिस्तान, नाइजीरिया और अन्य जगहों पर बाढ़ के प्रभाव ने जलवायु संतुलन को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस सीओपी में नुकसान और क्षति को दूर करने वाला जो कोष स्थापित करना फैसला किया गया है वो ऐतिहासिक है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि निर्बल देशों के लिए मुआवजे की ऐतिहासिक घोषणा इस जटिल चुनौतियों से निपटने में पर्याप्त नहीं है, मगर टूटे हुए भरोसे का फिर से निर्माण करने के लिए ये एक अति आवश्यक राजनीतिक संकेत है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। जलवायु संकट की अग्रिम पंक्तियों पर उन लोगों की आवाज सुनी जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली हर कदम पर इस प्रयास का समर्थन करेगी। इस बीच भारतीय शिष्ट प्रतिनिधिमंडल के नेता और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि दुनिया ने इसके लिए बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा की है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा निर्माण में जलवायु परिवर्तन से निपटने के अपने प्रयासों में सतत जीवन शैलियों और खपत और उत्पादन के टिकाऊ पैटर्न की व्यवस्था को शामिल करने का भी भारत स्वागत करता है। अध्यक्ष महोदय, आप एक ऐतिहासिक सीओपी की अध्यक्षता कर रहे हैं, जहां हानि और क्षति निधि स्थापित करने सहित हानि और क्षति निधि व्यवस्था के लिए समझौता सुरक्षित किया गया है। दुनिया ने इसके लिए बहुत लंबा इंतजार किया है। हम आम सहमति बनाने के आपके अथक प्रयासों के लिए आपको बधाई देते हैं। हम कवर निर्णय में जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के हमारे प्रयासों में टिकाऊ जीवन शैली और खपत और उत्पादन के टिकाऊ पैटर्न में संक्रमण को शामिल करने का भी स्वागत करते हैं।
हम ध्यान दें कि हम कृषि और खाद्य सुरक्षा में जलवायु कार्रवाई पर 4 साल का कार्यक्रम स्थापित कर रहे हैं। विकासशील देशों ने हानि और क्षति कोष की स्थापना के लिए मजबूती से बार बार अपील की है ताकि उन देशों के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित की जा सके जिन्होंने जलवायु संकट में बहुत कम योगदान दिया है मगर इसके प्रभाव से अधिक जूझ रहे हैं। COP27 सम्मेलन के दौरान दूसरी अन्य प्रमुख घोषणाएं की गई हैं जिसमें शर्म अल शेख अनुकूलन एजेंडा, जल अनुकूलन एवं सहन क्षमता के लिए कार्रवाई पहल, अफ्रीका कार्बन बाजार पहल, बीमा अनुकूलन त्वरण मुहिम जैसे मुद्दे शामिल हैं। COP27 की बैठक 6 नवंबर से 18 नवंबर तक चलनी थी लेकिन गरीब देशों के फंड को लेकर जारी वार्ता पर चर्चा पूरी करने और निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इसे बढ़ाया गया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में जलवायु परिवर्तन से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा होती है। 190 से अधिक देश जो UNFCCC के सदस्य हैं जलवायु परिवर्तन से निपटने और वैश्विक दृष्टिकोण पर काम करने के लिए हर साल सदस्य देशों की बैठक होती है। ये वो प्रक्रिया है जिसने पेरिस समझौते को जन्म दिया है। इसके अलावा इसके पूर्ववर्ती समझौते क्योटो प्रोटोकॉल भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। COP27 का समापन क्या दुनिया के लिए एक नया सवेरा लेके आएगा, इस पर होगी चर्चा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक की है। ब्रेक के बाद होंगे इस चर्चा के साथ। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। Got it। सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या आप अपनी स्टार्टअप को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं और अपनी स्टार्टअप को ग्रो करने में आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं? स्टार्टअप करने के लिए अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए क्या आपको भी बहुत डर लग रहा है? स्टार्टअप करना है ना तो स्टार्टअप चैंपियन से सीखो। देखिए startupchampions.o DD नेटवर्क पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। DD न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। ईस्ट इंडिया कंपनी के नियमों के तहत अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हम देवी चकम्मा का भारत ने दूसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड को 65 रन से हरा दिया है। भारत से जीत के लिए मिले 192 रन के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 18 ओवर 5 गेंद में 126 रन पर ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड के लिए कप्तान
केन विलियमसन ने सबसे अधिक 61 रन की पारी खेली। इसके अलावा डिवान कॉनवे ने 25 और ग्लेन फिलिप्स ने 12 रन का योगदान दिया। भारत की तरफ से दीपक हुड्डा ने सबसे अधिक 4 विकेट लिए। इसके अलावा चहल और सिराज ने 2-2 विकेट लिए। इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ऋषभ पंत और ईशान किशन ने टीम को तेज शुरुआत देने की कोशिश की और पहले विकेट के लिए 36 रन जोड़े। पंत 6 रन बनाकर आउट हुए। ईशान किशन ने 30 गेंदों पर 36 रन की पारी खेली। श्रेयस अय्यर ने 13 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे छोर पर सूर्य कुमार यादव ने तेजी से रन बनाना जारी रखा। उन्होंने मैदान के चारों तरफ शानदार शॉट लगाते हुए शतक लगाने में सफलता पाई। उनकी शानदार बल्लेबाजी की मदद से भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 191 रन बनाए। सूर्य कुमार ने 11 चौके और 7 छक्के की मदद से 51 गेंद पर नाबाद 111 रन बनाए। न्यूजीलैंड के लिए टीम सऊदी ने हैट्रिक लगाते हुए 3 विकेट लिए। नेपाल में नई संसद और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ। नेपाल में मतदाता उस राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करने की उम्मीद में मतदान कर रहे हैं जो एक दशक से अधिक समय से देश के लिए चिंता का कारण बनी हुई है और जिसने विकास को बाधित किया है। देश भर में 22,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर स्थानीय समय अनुसार सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा। अधिकारियों ने बताया कि कैलाली जिले के धनगढ़ी उपमहानगरीय शहर में शारदा माध्यमिक विद्यालय मतदान केंद्र के पास एक मामूली विस्फोट हुआ। इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि विस्फोट के कारण मतदान केंद्र में आधे घंटे के व्यवधान के बाद मतदान फिर से शुरू हो गया। कॉप 27 6 तारीख से लेकर 18 तारीख तक चलना था, लेकिन एक दिन के लिए कॉप 27 इस सम्मेलन को बढ़ाया गया क्योंकि तमाम ऐसे मसले थे जिनमें आम सहमति की जरूरत थी। इसी पर आधारित आज हमारा विशेष है कॉप 27 नुकसान और क्षति कोष एक नई राह। 2 विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर विभा धवन, डीजी टेरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर विभा, और डॉक्टर विवेक सक्सेना, फॉर्मर कंट्री रिप्रेजेंटेटिव इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सक्सेना आपका भी। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे डॉक्टर सक्सेना आपसे कि जब आप कॉप 27 को देखते हैं तो हम कितना आगे बढ़े हैं इस बार, क्योंकि एक लंबा प्रयास जो विकासशील देशों, अल्प विकसित देशों का रहा है, उस तरफ एक बड़ी प्रगति हासिल हुई है, एक नई राह दिखाई देती है क्या नुकसान और क्षति कोष के रूप में? डॉक्टर सक्सेना, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज जी। डॉक्टर विभा, अगर आप तक सवाल पहुंचा हो तो आपसे हम शुरू करते हैं। डॉक्टर सक्सेना के साथ ऑडियो भी हम फिक्स कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, ऐसा है कि जब हम कॉप की बात करते हैं, अभी तक हम यही था कि फाइनेंस होना चाहिए, हमको पैसे की जरूरत है अगर हमको आगे बढ़ना है कि नेट जीरो की तरफ बढ़ना है या क्लीनर टेक्नोलॉजीज की तरफ जाना है तो। लेकिन अभी तक इस कॉप से पहले हमने कभी बात ये नहीं करी थी कि जो देश अभी तक उससे प्रभावित हुए हैं, जिनको हानि हुई है और क्षति हुई है, उनकी हम कोई बात नहीं करते थे कि उन तक भी पैसा पहुंचना चाहिए, उन तक भी कि उनको क्या क्षति पहुंच चुकी है, तो उसके लिए भी एक फंड होना चाहिए। तो इस कॉप में पहली बार हम लॉस एंड डैमेज की इसकी बात हमने करी और ये एक तरह से सब लोग मान गए कि इसके लिए अलग से फंड होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा राहत है। जो देश अब तक जलवायु परिवर्तन से एक तरह नेगेटिवली इम्पैक्ट हो चुके हैं, तो अभी आगे ऑफ कोर्स बहुत कुछ करना है, क्योंकि सबसे पहले हम बात तो करते हैं कि पैसा देंगे, लेकिन वो पैसा और ये पहले तो वो पैसा आए और उसके बाद में ये भी होगा कि हम एक तरह कैसे सर्टिफाई करेंगे कि ये उसी की वजह से हुआ है। तो हमें बहुत आगे जाना है, लेकिन कम से कम बात होनी शुरू हो गई है इस डायरेक्शन में। जी डॉक्टर सक्सेना, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आवाज अब मिल रही है।
अब जी डॉक्टर विभा, हम ये मानते हैं कि अब इस कोष को लेकर आगे बढ़ना शुरू किया जाएगा। क्या भी लगता है कि कोष का गठन तो हुआ, क्योंकि हम देखते हैं कि पिछले 30 साल का जो सफर रहा उसमें आज हम COP27 में इस कोष के गठन को एक बहुत बड़ा कदम मान रहे हैं। यानी कि इस लड़ाई में, खासकर जब पर्यावरण की, जलवायु परिवर्तन की इस लड़ाई की बात होती है, तो जो नुकसान हुआ है ये माना जाता है कि विकसित देशों की हिस्सेदारी उसमें ज्यादा है, लेकिन ठीकरा फूटता विकासशील देशों पे है, कम विकसित देशों पे है, क्योंकि उनके सामने चुनौतियां ज्यादा हैं विकास को लेकर इस समय। देखिए, जब हम जलवायु परिवर्तन और हम कहते हैं कि ये जो एक तरह से पेस बढ़ गया है, क्योंकि कुछ भी एक तरह स्थिर तो नहीं रहता है, तो जलवायु परिवर्तन शुरू से धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो उससे जो हम एमिशंस की बात करते हैं वो बढ़े, और उनके बढ़ने से हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो गया है। अब हम सब लोग एक तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे सीमित रखें, क्योंकि उसके आगे बहुत मुश्किल होने वाली है। कि अभी भी जैसे 1.5 डिग्री में ही आप देखिए पिछले साल में क्या क्या हो गया। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ने की बात करते हैं, वो पूरी दुनिया में अगर बढ़ेगा तो कुछ देशों के लिए तो वो अच्छा रहेगा, और कुछ देश, जैसे हम अफ्रीका की बात करते हैं, अपने एशिया की बात करते हैं, इन जगह पे जहां पे टेम्परेचर पहले ही ज्यादा है, वहां पे ये बढ़ जाने से हमारी हर चीज के ऊपर असर पड़ने वाला है। एग्रीकल्चर, जहां आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हुई, तो हम लोग जहां अभी ही अपने लोगों को पूरा खाना नहीं दे पा रहे या बहुत मुश्किल से दे पा रहे हैं, एफोर्डेबिलिटी इशू है, अगर वो प्रोडक्टिविटी और कम हो जाएगी तो हम एक तरह से और महंगा खाना हो जाएगा जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और उससे भी ज्यादा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हमको उनके लिए भी खाना प्रोड्यूस करना है। तो ये सब देखते हुए एक तरफ तो है कि हमको टेम्परेचर कंट्रोल में रखना है, जो अब तक बात हो रही थी, और दूसरी बात यह है जब हम एडेप्टेशन की बात करते हैं कि लोग एडॉप्ट कर पाए अपने को, तो हमको फंड चाहिए। दूसरी बात जो एक और बहुत गौर करने वाली है, बड़े देश जो हैं या विकसित देश, उनके वहां इंडस्ट्री का साइज, एग्रीकल्चर फार्म्स का साइज बहुत बड़ा है, जबकि हमारे देशों में हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, हमारे खेत बहुत छोटे हैं, तो हमको जिस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए, जिस तरह की इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो उन देशों से बहुत फर्क है। तो हमको कुछ हद तक अपनी ही टेक्नोलॉजी भी बनानी है, जिसके लिए भी हम लोग को पैसे की जरूरत है। और एक और चीज बहुत जरूरी है, वो ये है कैपेसिटी, कैपेक्स, कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। तो क्या लोगों के पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है, या उसके लिए भी हमें मैकेनिज्म ढूंढना होगा कि आज वो नई टेक्नोलॉजी में लगा सकें, पैसा लगा सकें, या उनके पास हम टेक्नोलॉजी लेके जाएं, और जैसे जैसे वो पैसा कमाए नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वो उस पैसे को वापस कर सके, या कम से कम ये देखा जाए कि जलवायु जो है वो हम सबके लिए है। तो अगर फार्मर या कोई छोटी इंडस्ट्री वाला नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहा है, तो उसको हम एक तरह से पैसे से या किसी चीज से उसकी जो उसने शुरू किया है उसके लिए हम प्रोत्साहित करें उसे। जी डॉक्टर सक्सेना, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, आवाज आपको आ रही है हमारी। जी बिल्कुल, हमने अभी बात की, डॉक्टर विभा जिस तरह से विस्तार से बता रही थी कि कैसे हानि और क्षति कोष पर सहमति एक बड़ी उपलब्धि है पिछले कई सालों की, और खासकर अगर हम बताएं तो विकासशील देशों के लिए, उन छोटे देशों के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है इस मंच पर, जहां तकरीबन 15 दिन के करीब हम लोग तमाम देश मौजूद रहे, जिसमें एक दिन बढ़ाया भी गया इसलिए कि तमाम उन मसलों पे आम सहमति हो जिन मुद्दों पे मतभेद लंबा चला आ रहा है, क्या आपको लगता है कि अहम मुद्दों पर अभी भी मतभेद बरकरार है? जी हाँ, कुछ मुद्दों पे मतभेद बरकरार है, और जैसे कि लगभग 200 देशों के प्रतिनिधियों ने एक ये जो ऐतिहासिक स्टेप जिसको कहा जा रहा है कि लॉस एंड डैमेज फंड, जो कि वल्नरेबल कंट्रीज को क्लाइमेट डिजास्टर से सामना करने के लिए एक इस पे सहमति हुई है, जो कि पुअर फैमिलीज, उस प्रकार के लोग जिनके कि घर प्राकृतिक आपदा जो कि जलवायु परिवर्तन के कारण या
जिनको ऐसे किसान भाई जिनके की खेत खराब हो जाते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, और विशेष रूप से आइलैंड्स के आसपास, तो उनके लिए एक सहमति हुई है लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना करने के लिए। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि पूर्व में भी विभिन्न प्रकार की जो घोषणाएं और सहमति हुई हैं, जैसे कि एडेप्टेशन फंड की बात की गई या फिर और अन्य प्रकार के जो फ्लो ऑफ फंड की बात की गई डेवलप कंट्री यानी विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को देने के लिए, लेकिन जब हम उसको पूर्व के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो लगता है कि हमने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए। तो उम्मीद करते हैं कि हमने ये जो एक पॉजिटिव सिग्नल मिला है कि हमने लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना पे एक सहमति हुई, लेकिन इसको आगे प्रोग्रेस होते हुए किस प्रकार से हमें इस पे सफलता मिलती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि अगर हम जलवायु परिवर्तन की चुनौती को देखें तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन लोग होते हैं? विकसित विकासशील देशों के वो परिवार जो कि अपने को जलवायु परिवर्तन की वजह से जो उनकी रोजी रोटी या जो उनके किसान भाइयों के जो फसल के ऊपर जो नुकसान होता है उसको किस प्रकार से उनको हमें एक तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, हमें किस प्रकार से उनको इस प्रकार का चुनौतियां उनका सामना करने के लिए तैयार करना है, उसके लिए जो राशि की आवश्यकता है वो हम सही समय पर सही जगह पे सही लोगों को किस प्रकार से प्रदान करें, ये एक काफी बड़ा चैलेंज रहेगा। और जहां तक देखें अगर इसके अलावा अन्य प्रकार के जो फंड है जैसे एडेप्टेशन फंड की भी बात करें तो जो नई प्लेज हुई वो मुश्किल से 230 USD मिलियन डॉलर की हुई। उम्मीद है कि इसको और ज्यादा होना चाहिए। ग्लोबल मिथेन प्लेज की भी जो मिनिस्ट्रियल हुई उसके भी ऊपर भी बात हुई। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात हुई, किस प्रकार से हम इसको जो है एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर लोगों को ले जाए और जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का जो एमिशन सोर्स है उसको हम कम से कम 30% तक जो है उसको कट करें 2030 तक। तो इस प्रकार की कई चर्चाएं हुई और एक फंड का जो है सपोर्ट करने की बात हुई। तो इसके एक तरफ तो पॉजिटिव सिग्नल है, एक तरफ से कहीं ना कहीं ये भी है कि आने वाले वक्त में किस प्रकार से हम इस पर जो हमने फिक्स किया है टाइमलाइन उसको मीट विट करते हैं और सही समय पे अगर हम फंड की अवेलेबिलिटी कराते हैं। तो आज जो हमारा प्रोजेक्शन है कि हमको कितना फंड चाहिए, इस प्रकार के जो नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस है उनके भी टारगेट्स को पूरा करने के लिए, जो कि पूर्व में था कि $100 बिलियन पर ईयर तक होना चाहिए, अब एक प्रोजेक्शन है कि हमें 2030 तक डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 6 से 11 ट्रिलियन डॉलर्स का जो है एक सपोर्ट आना चाहिए। तो ये किस प्रकार से आएगा, कैसे आएगा, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी इसमें हमारे आउटकम आए हैं और इस प्रकार के फंड की स्थापना की बात की गई है और जो कि अलग अलग देशों ने जो भी कमिटमेंट किया है विकसित देशों ने। डॉक्टर सक्सेना, कुछ ऐसे बड़े मसले रहे जिसपे मतभेद बरकरार रहा लंबे समय से है, जैसे कि जीवाश्म ईंधन को लेकर भारत लगातार प्रयासरत रहा है, उसके इस्तेमाल को लेकर चरणबद्ध तरीके से कटौती, लेकिन उस पे भी कुछ बड़ा हासिल नहीं हुआ क्योंकि तमाम देशों में सहमति नहीं थी और खासकर अगर विकसित देशों की हम बात करें। लेकिन जो छोटे छोटे प्रयास जो हम देख सकते हैं इस मंच पे हुए, क्या इस प्रयास को आप कितना बड़ा प्रयास मानते हैं, जहां संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सहयोग की योजना एक जारी की, जिसमें कि चेतावनी प्रणाली, जो पूर्व चेतावनी प्रणाली मौसम को लेकर है, खासकर उन देशों के लिए जो कम विकसित देश हैं जिन्हें जरूरत है प्रौद्योगिकी की, यानी कि जलवायु परिवर्तन के संकट को एक तरह से उसके समाधान ढूंढने में टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए फाइनेंस की जरूरत है इस दिशा में। जी हाँ, जैसे कि आपने कहा कि ये छोटे छोटे जो भी घोषणाएं हुई हैं या जैसे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो कि ऐसे वनरेबल कंट्रीज या वनरेबल देश हैं जिनको की सपोर्ट की आवश्यकता है कि सही समय पे उनको भी कोई डिजास्टर से संबंधित या जो कि सही सूचना और प्रौद्योगिकी के द्वारा उनको उपलब्ध कराई जाए, उसके लिए जो घोषणा हुई है 3.1 बिलियन डॉलर की, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और साथ ही साथ जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक जो और लॉन्च किया गया जिसको कि अवेयर कहते हैं, एक्शन ऑन वाटर एडेप्टेशन और रेजिलियंस, जिसमें कि किस प्रकार से हम क्लीन वाटर सोर्स को प्रमोट करें, आपस के इंटरलिंकेजेस और पानी और क्लाइमेट एक्शन के बीच के चीजों को हम जो है चुनौतियों का सामना करें।
अगर इन सबको हम देखें तो भारतवर्ष का जो प्रयास है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यूएन के सेक्रेटरी जनरल द्वारा मिशन लाइफ के रूप में जिसका कि लॉन्च किया गया, वो एक निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा भविष्य के लिए कि किस प्रकार से हमें एक रोड मैप चाहिए, और उस प्रकार से अगर हम मिशन लाइफ के जो भी हमारे एक्शन पॉइंट्स हैं उनको हम न केवल अपने राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि विश्व स्तर पर जो कि भारत ने एक ग्लोबल लीडरशिप माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रदान की गई है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का सामना करने के लिए। और जैसा कि अगर हम देखें कि भारतवर्ष, जहां की आपने बात की कि फॉसिल फ्यूल यानी इस प्रकार के जीवाश्म ईंधनों का, तो एक है कि जैसे कि विकसित देशों द्वारा कहा गया खाली कोयले के संबंध में फेज डाउन और फेज आउट अप्रोच में, तो फेज आउट अप्रोच में अगर करते हैं खाली, तो उसमें होता है कि विकासशील देश जो कि अभी भी काफी कोयला आधारित उस पे अपने एनर्जी सोर्सेस पे निर्भर है, तो भारतवर्ष द्वारा कोयले के साथ साथ सभी प्रकार के जो फॉसिल फ्यूल्स या जीवाश्म ईंधन है जी, उनको इसमें सम्मिलित करने के लिए कहा गया है। और साथ ही साथ क्योंकि एकदम से फेज आउट तब तक हम नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास जो वैकल्पिक ईंधन के स्रोत हैं वो उनकी हमें पूरी तरह से उपलब्धता नहीं हो जाती, क्योंकि हमारे जो अगर हम देखें तो विकासशील देशों की जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे उसको आगे और विकास होना और विकास करने के लिए जो है किसी भी विकास की प्रक्रिया में बिल्कुल डॉक्टर सक्सेना, जब भारत इन तमाम चुनौतियों को रखता है जलवायु परिवर्तन को लेकर, तो खासकर विकसित देशों के सामने सिर्फ अपना पक्ष नहीं रखता, अपने साथ उन तमाम देशों का पक्ष उस मंच पे रखता है जहां पर विकासशील देश और कम विकसित देशों के लिए बड़ी चुनौतियां दिखाई देती हैं, जब विकास के उन तमाम मापदंडों पर भी काम करना है और जलवायु परिवर्तन के जो संकट है, जो उसके दुष्प्रभाव हैं, उनको भी ज्यादा झेल रहे हैं वो देश। तो एक प्रगति बड़ी देखी जा रही है नुकसान और क्षति कोष के रूप में, लेकिन आगे डगर बहुत लंबी है, कई ऐसे काम करने की जरूरत है, खासकर इन बड़े देशों को आगे आके जो इन तमाम देशों को मदद करेंगे जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विभा आपका भी, डॉक्टर सक्सेना आपका हमारे साथ इस विषय पे जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें और ले चलेंगे आपको गोवा इफी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। और आइए आपको लिए चलते हैं गोवा में हो रहे 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, जिसकी आज शुरुआत हुई। आयोजन के दौरान 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ हुआ। समारोह में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन और सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र के साथ साथ फिल्मी दुनिया की दिग्गज हस्तियां शामिल हुईं। 28 नवंबर तक चलने वाले एशिया के इस सबसे बड़े फिल्म महोत्सव में दुनिया भर की बेहतरीन फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। अपने संबोधन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि इफी के मंच का विस्तार किया जा रहा है। We have given wings to new ideas and innovation. For the first time, IFFI will have a technology hub to showcase the latest innovations for the cinema world. Next up is something very close to my heart and was born last year from the Honorable Prime Minister's vision to give the youth a platform to showcase their talent. And upholding the spirit of our youthful and dynamic country, 1,000 entries across 10 categories, 75 creative minds of tomorrow have been selected after a rigorous process by eminent jury comprising of lifetime awardees, NFA, Grammy and Oscar winners.
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि महोत्सव के दौरान विश्व भर के फिल्म प्रतिनिधि सर्वश्रेष्ठ भारतीय और विश्व सिनेमा का आनंद लेंगे। Motto of Vasudeva Kudumbam, the whole world is the family. The IFFI has been erasing boundaries within the world of art and film. This allows the different film cultures to engage with each other, explore the possibilities to collaborate and promote understanding the social and cultural ethos of world of cinema. The 53rd IFFI has everything that a true movie lover wanted, that Indian panorama, master classes, books to box office sessions, film bazaar, 75 creative young minds, and most importantly the best of world cinema are lined up in this edition of IFFI. वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा में दुनिया भर से आए फिल्म प्रेमियों, अतिथियों, दिव्यांगजनों और गोवा फिल्म फ्रेटर्निटी के लिए सरकार की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं। The state government has taken the initiative to exclusive to curate the special master classes for Goan film fraternity. A special movie screening section has been curated for Divyangs along with the workshop in film and entertainment to enhance the participation of Goan and tourists. We have also curated the various peripheral activities such as the festival mile, heritage and entertainment zone, etc. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद ने IFFI के 53वें संस्करण के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि IFFI भारतीय फिल्मों को दुनिया के सामने लाने के लिए एक बेहतरीन मंच है। We here express confidence that IFFI will facilitate deeper understanding and new learnings in the salubrious state of Goa. I would only add that IFFI is a platform for Indian film industry to showcase its best before the world and to imbibe the best practices in cinema from the rest of the world. फिल्म महोत्सव के शुभारंभ समारोह में फिल्म अभिनेता चिरंजीवी को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उधर स्पेनिश फिल्म निर्देशक कार्लोस सोरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनकी बेटी अन्ना सोरा उद्घाटन समारोह में प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता की ओर से पुरस्कार ग्रहण किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजे रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ IFFI के 53वें संस्करण का सफर दुनिया की शानदार फिल्मों का गवाह बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और फिल्म अभिनेता चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के रंगारंग उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की घोषणा की। आइए डालते हैं चिरंजीवी के फिल्मी जीवन सफर पर एक नजर। तेलुगु फिल्मों के जाने माने अभिनेता और निर्माता चिरंजीवी को 2022 के इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा जाएगा। तेलुगु फिल्मों के अलावा हिंदी, कन्नड़ और तमिल फिल्मों में भी चिरंजीवी ने काम किया है। लगभग 4 दशकों के अपने करियर में 150 से अधिक फिल्मों में काम कर दर्शकों के दिल में अपनी खास जगह बनाई है। चिरंजीवी ने 1978 में पुनाधि रल्लू के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 1982 में आई फिल्म इनिटलो रमैया वीटलो कृष्णायन ने चिरंजीवी के शानदार अभिनय को काफी सराहा गया। उन्होंने अपने नृत्य शैली और फाइट सीक्वेंस के जरिए भी दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई। सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत के 3रे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण, आंध्र प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान रघुपति वेंकैया पुरस्कार, नंदी पुरस्कार और कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1998 में चिरंजीवी ने द चिरंजीवी चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य आम जनमानस का कल्याण था। जनता से मिले अगाध प्रेम को जनता के लिए समर्पित करने का ये एक आत्मीय प्रयास था। चिरंजीवी ने राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई। साल 2008 में अभिनेता ने आंध्र प्रदेश में प्रजा राज्यम पार्टी की स्थापना की। इसके बाद साल 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में चिरंजीवी की पार्टी को 18 सीटों पर जीत हासिल हुई। फिल्मों में किए गए काम से चिरंजीवी लोकप्रिय तो हुए ही, लेकिन जन कल्याण के लिए कार्यों ने उनके कद को और बढ़ाने का काम किया। 53वें IFFI के दौरान इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर की घोषणा मेगा स्टार चिरंजीवी के कैरियर में एक और मील का पत्थर है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और गोवा से हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा। श्यामा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 9 दिन तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में श्यामा, इंडियन पैनोरामा और नॉन फीचर फिल्म सेक्शन के क्या मुख्य आकर्षण होंगे? 9 दिन में क्या क्या मुख्य आकर्षण हैं जो पूरी दुनिया देखेगी गोवा में? जी देखिए ऋतु, एक्शन तो है वो जो कल से स्टार्ट होने वाला है। आज हमने देखा रंगारंग कार्यक्रम हुआ, 2 ओपनिंग सेरेमनी हुई यहाँ पर, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जो ओपनिंग फिल्म होती है वो रेड कार्पेट के इवेंट के बाद होती है, लेकिन कई कारणवश जब वो देर हो जाता है तो लोग कुछ उसे छोड़ जाते हैं और वो अनादर का माना जाता है। इसीलिए इस बार ये बदलाव किया गया कि जो ओपनिंग फिल्म थी ऑस्ट्रियन मूवी अल्मा एंड ऑस्कर, उसे पहले उसका ओपनिंग सेरेमनी रखा गया। वहां पर एक रेड कार्पेट किया गया जहां पर जो ऑस्ट्रियन मूवी के डायरेक्टर हैं और साथ ही उसके कुछ क्रू हैं, कास्ट क्रू मेंबर्स है, वो आए थे यहाँ पर। उसके बाद में जो ये पूरा गाला इवेंट हुआ है रेड कार्पेट का श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में, वो हुआ। कल से सारा एक्शन जो है वो शुरू होगा, जैसा हमने आपको पहले भी बताया। तो ये है कि कल से जो फिल्म बाजार है उसे इनॉग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा चर्चा में है और बहुत बड़ी एक तरीके से इनिशिएटिव है ये 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो। 18 से लेके 35 साल के बीच में जो ये बडिंग फिल्म कह सकते हैं, एक फिल्म मेकर्स हैं। आप सिंगिंग की बात कर लीजिए, स्क्रीनिंग की बात कर लीजिए, जो जितने भी स्क्रीन प्ले, जितनी भी रिलेटेड फिल्म से एक सेक्शंस होते हैं, उन सभी से रिलेटेड ये नौजवान है जिन्होंने 1000 से लगभग जो एंट्रीज थी उसमें से ये 75 सिलेक्ट हुए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो 75 जो आंकड़ा है वो इसीलिए भी काफी ज्यादा मायने रखता है। 53rd एपी है, 53 आवर्स का, 53 घंटों का एक कंपटीशन होगा, जहां पर ये कल जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं वो एक गॉन्ग हिट करेंगे, जहां पर जो 53 घंटों का जो टाइम एक तरीके से चलेगा, क्लॉक है, टाइमर है, वो शुरू होगा। और इन 53 आवर्स में इन 5 ग्रुप्स में 75 जो लोग हैं, फिल्म मेकर्स हैं, उन्हें मूवीज बनानी होगी इंडिया @100 ये थीम पर। और हम देखेंगे कि 24 तारीख को ये फिल्म पूरी बनके तैयार होगी और किसी एक फिल्म जो होगी वो सिलेक्ट की जाएगी एज विनर, और जितने भी इसके फिल्म मेकर्स होंगे उन्हें सम्मानित किया जाएगा और कैश प्राइज भी दिया जाएगा। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो पैनोरामा सेक्शन है वो भी कल उसका एक तरीके से शुरुआत होगा। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कई सारी मूवीज जो है 7 डॉग्स कह लीजिए, जो 15 जो मूवीज है गोल्डन पीकॉक अवार्ड्स कैटेगरी में, कंपटीशन कैटेगरी में, उसकी भी स्क्रीनिंग कल होगी। इसके अलावा जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी काफी ज्यादा बड़ा एक तरीके से यहाँ पर इसी में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। तो खाकी का जो सीजन है द बिहार चैप्टर, वो भी कल यहाँ पर प्रीमियर होगा। इसके अलावा हम और भी मूवीज देखेंगे जो कल से शुरू होगी, क्योंकि स्क्रीनिंग जो थी वो आज मूवी की ओपनिंग की थी। इसके अलावा कल से एक्शन पैक्ड रहेंगे, जो ये आइनॉक्स का इलाका है या जो पॉवरिंग का जो इलाका है जहाँ पर मूवीज दिखाई जाएंगी, वो पूरा एक एक्शन पैक्ड रहेगा। हम जानते हैं कि 25 फीचर फिल्म, 19 नॉन फीचर फिल्म भी हैं इस कैटेगरी में। और इसमें भी कल जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर वो यहाँ पर आएंगे, उन लोगों से जो भी रिलेटेड है पैनोरामा सेक्शन से उनसे बातचीत होगी, नॉन फीचर फिल्म सेक्शन से उनसे बातचीत होगी। इसके अलावा 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो उसको इनॉग्रेट करेंगे, फिल्म बाजार को इनॉग्रेट करेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि फिल्म बाजार भी काफी एक बड़ा मुख्य आकर्षण है इस बार का, क्योंकि पवेलियंस के जो आंकड़े हैं वो ज्यादा बढ़ाए गए हैं, यानी कि और ज्यादा देश और ज्यादा जो टेक्नोलॉजी की कंपनीज है हमारी तरफ में वो आए हुए हैं अपने पास में, जो उनके पास में जो ऑफर करने के लिए जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। और इंडियन जो कंपनीज हैं उन्होंने भी अपने काफी ज्यादा सेटअप की हुई है, क्योंकि विश्व भर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, विश्व भर से फिल्म मेकर्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हम अपने आप को कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड की तरह प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि हमारे पास में क्या टेक्नोलॉजी है और हम क्या क्या यूज कर रहे हैं। साथ ही हमने ये भी सुना कि जो मंत्री हैं उन्होंने कहा कि कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड की तरह हम अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, कंटेंट पोस्ट प्रोडक्शन हब ऑफ द वर्ल्ड की तरह हम अपने आप को प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दिया जा रहा है पूरे भारत में भी, और साथ ही गोवा के मुख्यमंत्री ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जोर देते हुए कहा कि और भी कई सारी नई चीजें, नई इंफ्रास्ट्रक्चर गोवा में बनेगी, क्योंकि जो सालाना हम देखते हैं इसकी शुरू होता है, 9 दिन का कार्यक्रम होता है। इसके अलावा भी
फिल्म मेकर्स हैं वो गोवा की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं, ना सिर्फ भारत से बल्कि विश्व भर से। तो गोवा को भी जरूरत है कि एक विश्व स्तर का एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए ताकि बिल्कुल श्यामा, शुरुआत का आकर्षण, शुभारंभ का आकर्षण आज खत्म हुआ और कल से शुरू होगा। सबको इंतजार है 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो। इस इनिशिएटिव पे किस तरह से लोगों को सामने कुछ नई चीजें दिखाई देंगी, उस पर बात होगी। साथ ही साथ 50 साल मणिपुर सिनेमा को हो रहे हैं, उसे लेके कौन सी फिल्में रहेंगी, वो भी 9 दिन का एक बड़ा आकर्षण है। आपने हाउस पवेलियंस की बात की जिसमें 13 स्टेट भारत के हैं। इस बार रूस और फ्रांस भी रहेगा उस हाउस पवेलियन में। रूस और फ्रांस क्या लेके आया है भारतीय एक तरह से श्रोताओं के लिए या अंतर्राष्ट्रीय श्रोताओं के लिए, वो भी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक की पूरी जानकारी के लिए श्यामा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए डीडी न्यूज। Guided by the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi, the Ministry of Ayush is fully committed to digitize Ayush sector for the benefit of people. A range of digital platforms are developed to support professionals and public. The Ayush Information Hub offers authentic information under various categories such as education policy, drug policy, schemes, events, new trends and developments in the sector. Ayush Next is an interactive platform developed primarily for students and scholars. Ayush Soft is developed with a vision to convert classical Ayurvedic texts into comprehensive and authentic IT-based knowledge repository. In this phase, Ayurvignana, an Ayurvedic encyclopedia, and Shabdanidhi, a glossary of Ayurvedic terminology, have been made available for Ayurveda fraternity. Ayush GIS has been developed for mapping of facilities under categories such as health facilities, colleges, doctors, students. It is a matter of great pride that these platforms have been launched by the Honorable Prime Minister. लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। दोहा के अल बायत स्टेडियम में भव्य उद्घाटन समारोह के साथ ही फीफा विश्व कप की शुरुआत हो गई है। लगभग 1 महीने तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में विश्व की 32 टीमों के बीच खिताब के लिए कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 18 दिसंबर को खेला जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी उद्घाटन समारोह में भारत के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता फीफा विश्व कप की शुरुआत हो चुकी है। पहली बार अरब देश में आयोजित हो रहे फुटबॉल के इस महाकुंभ में 32 टीमें लगभग 1 महीने तक खिताब के लिए जोर आजमाई करेंगी। रविवार को दोहा के अल बायत स्टेडियम में उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह में दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए दिग्गज कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। दक्षिण कोरिया के रॉक बैंड BTS के 7 सदस्यों में से एक जंगकुक ने समारोह में प्रस्तुति दी। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। फीफा विश्व कप में इस बार 8 ग्रुप हैं और हर ग्रुप में 4 टीमें हैं, जहां हर ग्रुप से टॉप 2 टीम अगले दौर में पहुंचेगी। टूर्नामेंट के कार्यक्रम की बात करें तो 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक कुल 48 मैच होंगे, जबकि 3 दिसंबर से 7 दिसंबर तक प्री क्वार्टर फाइनल, 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक क्वार्टर फाइनल, 14-15 दिसंबर को सेमीफाइनल, जबकि 18 दिसंबर को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ये सभी मुकाबले कतर के 8 स्टेडियम में खेले जाएंगे और फाइनल का मुकाबला लुसैल स्टेडियम में आयोजित होगा। विश्व कप के इतिहास पर गौर करें तो 92 साल के इतिहास में अब तक सिर्फ 9 टीम इस खिताब को अपने नाम कर सकी हैं। इनमें ब्राजील ने 5 बार, इटली और जर्मनी ने 4-4 बार यह खिताब अपने नाम किया है। इस बार खिताब के प्रबल दावेदारों में ब्राजील, अर्जेंटीना, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड पर सबकी निगाहें हैं। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील खिताबी दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है। फीफा रैंकिंग में ब्राजील की टीम नंबर 1 है, लेकिन इसके साथ ही टीम का विश्व कप क्वालिफाइंग में जो रिकॉर्ड है वो इसके पीछे एक बड़ी वजह है।
टीम ने विश्व कप क्वालिफाइंग में 17 मैच खेले, जिसमें से 14 जीते और 3 ड्रॉ कराए। वैसे ये विश्व कप लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए भी बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि दोनों का ये आखिरी विश्व कप माना जा रहा है। ऐसे में दोनों अपने देश के लिए ट्रॉफी उठाने की तमन्ना को पूरा करना चाहेंगे। प्रतियोगिता को लेकर फैंस में काफी उत्साह है। हजारों की संख्या में फुटबॉल प्रेमी अपनी अपनी टीमों का उत्साह बढ़ाने के लिए कतर पहुंचे हुए हैं। कुल मिलाकर अब अगले कुछ दिन कतर की फुटबॉल की गर्मी पूरे विश्व को इस गर्माहट का एहसास कराएगी, जहां रोमांच पल पल करवट बदलेगा। स्पोर्ट्स डेस्क के साथ मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दोहा। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।